Brought to you by V-Guard. Co-powered by Sensodyne and Vimal. Bolo Zuba Kesari. देश जब आज़ाद हुआ 1947 में, तो उसके 3 साल बाद 1950 से लेके और 2015 तक 65 सालों में भारत की आबादी में विभिन्न धर्मों को मानने वालों का हिस्सा कितना कैसा रहा, इसका एक अध्ययन हुआ। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने इस पर एक अध्ययन किया, शोध किया। भारत के आस पड़ोस के जो देश हैं उनका भी अध्ययन किया गया, उनके यहां आबादी का संतुलन कैसा है, विशेष तौर पर सामाजिक संतुलन। और उस पर विशद अध्ययन करने के बाद, व्यापक अध्ययन करने के बाद वो रिपोर्ट पब्लिक हुई कल। अब चुनाव का समय है तो हंगामा ज्यादा है, लेकिन अगर चुनाव का समय हटा दें तो तथ्यों पर बात हो तो तथ्य कम से कम चौंकाते तो हैं। और तमाम जो दावे किए जाते हैं कि नहीं ये दुष्प्रचार है मुसलमानों को लेकर, आदि आदि इस तरह के जितने भी दावे हैं, उन पर भी एक टिप्पणी करते हैं कि दुष्प्रचार है या तथ्यात्मक बात है। इन 65 साल में जो हिंदू आबादी थी देश की, बहुत सरल भाषा में बताता हूं, वो 1950 में थी 84.68, 84.68, और वो 2015 में आकर ठहर गई 78.06, यानी 78.06%। ये डिक्लाइन कर रही है, हिंदू आबादी घट रही है, 84 से 78 पर आकर खड़ी हो गई। अब भारत की दूसरी बड़ी, सबसे बड़ी आबादी मुस्लिम, 1950 में उसकी भारत की कुल आबादी में हिस्सेदारी थी 9.84, 9.84%, और 2015 में उसकी भागीदारी हो गई 14.09%, 14.09%। 40% से ज्यादा की बढ़ोतरी 65 साल में। हिंदू, जैन और पारसी ये घटे, और सिख, ईसाई भी बढ़े, लेकिन वो 6% की दर से बढ़े, और मुसलमानों में बढ़ोतरी हुई 40% से ज्यादा की दर से, 9 से 14 हो गए। ये बड़ी रफ्तार है। अब इस पर हंगामा हो गया, स्वाभाविक है। विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि भाई इस असमानता को समाप्त करिए, ये नहीं चल सकता, एक राष्ट्रीय जनसंख्या कानून आना चाहिए, नीति बननी चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि भारत, कांग्रेस के नीतियों का परिणाम है कि भारत की स्थिति हो गई कि जहां जो मूल निवासी था, जो इस देश का बहुसंख्यक वर्ग था, वो घटता जा रहा है, माइनॉरिटीज बढ़ते ही जा रहे हैं। दूसरी ओर असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि ये भाजपा की कारस्तानी है, और बीच में कांग्रेस है जिसमें प्रियंका गांधी इस सवाल पर सवाल करने वाले से ही सवाल करने लगती हैं कि आपके पास ये सवाल आया कहाँ से, आप ये बताओ, और ये कह के आगे चली जाती है।
इसका मतलब कि कांग्रेस इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहती। लेकिन हंगामा है सियासत के आंगन में, पर देश में एक चिंतन की लहर भी है, चिंता की लहर भी है। क्या अब वो समय आ गया है कि भारत में किसी के विरोध और समर्थन की चिंता किए बिना एक प्रभावी परिणाम देने लायक कठोर जनसंख्या नीति बनाई जानी चाहिए और वो लागू होनी चाहिए निष्पक्षता के साथ, पारदर्शिता के साथ। ना हिंदू में भेद, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, ना पारसी, सब के लिए नपना एक, सब फॉलो करें राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को। किसी को धर्म के आधार पर छूट नहीं, और जन जागरण होना चाहिए, नियम नहीं बनना चाहिए। इस तरह के तर्कों को भी कठोरतापूर्वक अमान्य करने का समय नहीं आ गया क्या? जन जागरण बहुत हो लिया। 65 साल जन जागरण करने का परिणाम ये रहा जनसंख्या पर कि हिंदू की ग्रोथ रेट डिक्लाइन कर गई। 84%, इससे ज्यादा की 84.5 पौने 85% की हिस्सेदारी थी भारत की जनसंख्या में हिंदुओं की, और अब वो बची 78। और इसी जन जागरण का परिणाम ये हुआ कि मुस्लिम्स की भागीदारी 1950 में 9.8 थी, वो हो गई 14.909। इसलिए अब समय आ गया है कि एक बड़ी जनसंख्या नीति बने जो कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से गुजरात तक बिना किसी भेदभाव के सख्ती के साथ लागू हो। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की है, इस रिपोर्ट को देख लीजिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएं और फिर बहस में चलें। लोकसभा चुनाव की बिसात पर एक बार फिर से बोतल से निकला है जनसंख्या वाला जिन, जिस पर देश भर में मचा है सियासी और मजहबी घमासान। दरअसल प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद ने अपनी ताजा रिपोर्ट में जनसंख्या को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक देश में 1950 और 2015 के बीच हिंदुओं की आबादी 7.8% घट गई है। वहीं मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध और सिखों समेत अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी बढ़ गई है। लेकिन इनमें मुस्लिमों की आबादी सबसे ज्यादा बढ़ी है, जो कि 9.84% से बढ़कर 14.09% हो गई है। आज देश के लिए यह स्थिति विस्फोटक हो गई है। जनसंख्या विस्फोट खतरनाक स्थिति पर आ गया है। विश्व हिंदू परिषद की मांग है, समान जनसंख्या नीति बननी चाहिए, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सबके लिए एक जैसी नीति। जिस रिपोर्ट का हवाला दिया जा रहा है कि उसमें दीगर मज़ाहिब के लोगों के बमुकाबिल मुसलमानों की आबादी में काफ़ी तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है, ये रिपोर्ट सच्चाई पर मबनी नहीं है। हर तबके में आबादी में बढ़ोतरी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक 1950 में भारत की जनसंख्या में हिंदुओं की हिस्सेदारी 84% थी, जो कि 2015 में घटकर 78% हो गई। और तो और दुनिया के अधिकतर मुस्लिम बहुसंख्यक देशों में भी मुस्लिम आबादी में बढ़ोतरी ही हुई है। वहीं हिंदू, ईसाई और बाकी के धर्म बहुल देशों में बहुसंख्यक आबादी में कमी आई है। इन हालातों में शुरुआत में हुई सियासत में आबादी बढ़ाने की अपील भी सुनाई दे रही है। लोग कहते हैं हम लगभग 88% आबादी हमारी थी, 90%, आज घट करके हम 70% पर आ गए। मुसलमान 8% थे, आज बढ़ करके सरकारी आंकड़े 14-15 कहता है, मैं तो कहता हूं 20 हो गए। ये कांग्रेसियों ने बिहार सहित तमाम देश को धर्मशाला बना दिया। चुनावी सीजन में विपक्ष जहां जनगणना को लेकर जोर आजमाइश में लगा है, वहीं बीजेपी नेता अब जनसंख्या के मुद्दे पर मुखर दिख रहे हैं।
आप खाम ये सारे मुद्दे उठाते हैं जो बीजेपी के नेता चाहते हैं कि आप उठाएं। ठीक है, ये मुद्दे नहीं हैं। मुद्दे हैं बेरोजगारी, मुद्दा है महंगाई, मुद्दा है महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं, मुद्दा है कि किसानों के साथ क्या हो रहा है। किसी को भी कुछ भी बोल दें, ये लोग तो कुछ भी बोल दें, रोज रोज कुछ नया बोलते हैं, अपने आप कोई मुद्दा निकालते हैं, आप लोग उसको उछाल देते हो। बहरहाल जनसंख्या के ज्वालामुखी पर बैठे अपने देश में बढ़ती आबादी एक बड़ी विकट संख्या है। वर्तमान के आंकड़ों में भविष्य के भारत की चिंता है। वहीं इस रिपोर्ट के बाद अब फिर से जनसंख्या पर रार शुरू हो गई है। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर जनसंख्या के मुद्दे पर सियासी जंग क्यों? एक छोटे से ब्रेक का समय है, कुछ विज्ञापन है वो देख लीजिए, उसके बाद मेहमानों से परिचय कराएं और फिर ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस बहस में हम ना भी उलझें कि हिंदू घटे कि मुसलमान बढ़े, तो भी क्या अब वो समय नहीं आ गया कि किसी भी धर्म के दबाव से मुक्त होकर, परे होकर देश में एक जनसंख्या कानून बनना चाहिए, सख्ती के साथ उसका पालन होना चाहिए। तुरंत लौट रहे हैं मेहमानों के साथ आपके पास, पहले ब्रेक देख लीजिए। इंडिया की इस हैबिट का क्या कहना, हमेशा डबल चेक करके सेफ है रहना। इंडिया की डबल चेक करने की इस हैबिट के लिए हम लाए हैं सेफ बैंकिंग, जो रखे आपकी सारी पेमेंट्स डबल सेफ। अब एयरटेल पेमेंट्स बैंक के साथ मिनटों में अपना अकाउंट ओपन करें, तो डेली पेमेंट्स के लिए यूज एयरटेल पेमेंट्स बैंक, द सेफ डिजिटल अकाउंट। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। मान गए बेटा, पर अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। झंझनाहट से जल्द आराम पाएं सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। Come, 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 my love, please don't say no, baby. Come, 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 my love. वी-गार्ड के एयर कूलर्स एक्स्ट्रा लार्ज कूलिंग पैड्स के साथ, जो अच्छों को ठंडा करे। वी-गार्ड एयर कूलर्स, लॉन्ग लास्टिंग कूलिंग। मेहमानों से आपका परिचय करा दें। प्रमोद मिश्रा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, प्रमोद जी का स्वागत है। मुन्ना खान साहब हैं, कांग्रेस के नेता, मुन्ना खान साहब का स्वागत है। जिया मंजरी हैं, सोशल एक्टिविस्ट, जिया जी का बहुत स्वागत है। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी साहब हैं, अध्यक्ष ऑल इंडिया मुस्लिम जमात, मौलाना साहब का बहुत बहुत स्वागत। मौलाना साहब, आपसे बात शुरू करूंगा। मौसम चुनाव का है तो स्वाभाविक है हंगामा भी बड़ा ही होगा। एक रिपोर्ट आई, उसमें ने बताया कि भाई हिंदुओं की आबादी घट रही है लगातार और मुस्लिमों की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है, उसमें 42-43% का उछाल है। मैं कहता हूं कि राजनीतिक तूतू मेमे से अलग हटके भी क्या अब ये समय नहीं आ गया कि हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, नव बौद्ध हो, कोई हो, किसी की नानुकुर नहीं सुनी जाए, एक सख्त जनसंख्या कानून बने, सब पर लागू हो तत्काल प्रभाव से। मौलाना साहब नहीं, क्योंकि जन जागरण तो बहुत हो लिया, जन जागरण का ही असर ये दिख रहा है कि आबादी यहां तक पहुंच गई। अब इससे ज्यादा जागरण करेंगे तो आबादी कहां तक पहुंच जाएगी, तब तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मुझे लगता है अब जागरण बंद कर देना चाहिए और कानून बना देना चाहिए। क्या जी मौलाना साहब? जी बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। कानून एक ऐसा बनना चाहिए, उसमें मैं एक मजहबी एतबार से नहीं बल्कि एक मुल्की ज़रूरत के तहत मैं ये कह रहा हूँ, आपकी बात की तायीद कर रहा हूँ कि एक जनसंख्या कानून बनना चाहिए। और जिस कंट्री में देखिए जो खुशहाली है, तरक्की है, उसकी वजह यही है कि वहाँ आबादी कम है। और हमारे देश में और दूसरे देशों में आप देख लीजिए
जहां जहां भी आबादी बहुत ज्यादा है तो वहां कंट्री पर लोड ज्यादा है, तो उस लोड को कम करना है, खुशहाली लाना है, हर परिवार के चेहरे पर मुस्कुराहट हो, खुशहाल हो, तरक्की करे, कारोबार से लगे, तो उसके लिए जरूरी है कि जनसंख्या नीति बनाई जाए। और ये काम गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए और जल्दी सोचना चाहिए। जी, मुश्किल ये है, मैं जिया मंजरी आपके पास आऊँगा, मुश्किल ये है कि जब जब जनसंख्या कानून की बात हुई तब तब पता नहीं अचानक से कहाँ से लोग निकल आते, झंडा हाथ में लेके बोले जन जागरण जन जागरण जन जागरण जन जागरण। कई बार लगता है दैनिक जागरण बोल रहे हैं कि जन जागरण बोल रहे, समझ में नहीं आता। खैर, बोले जी कानून नहीं बनाओ, जागरण करो। जागरण तो देवी जागरण भी होता है, कितना जागरण करें। 65 साल जागरण का नतीजा हमारे सामने आ गया, रिजल्ट। अब इससे आगे और फिर जागरण किया तो शायद हम जागरण करने लायक ही नहीं बचेंगे। जिया मंजरी जी, देखिए बहुत सोचने वाली बात है कि ये इस प्रकार की जो प्रपंच निकल के आते हैं, जब भी कोई नया कानून या देश के हित में या राष्ट्र के हित में कोई कानून बनने की बात होती है, तो इस प्रकार के बहुत सारे लोग, बहुत सारे एनजीओ, बहुत सारे वॉलेंटियर्स, बहुत सारे फेसेस निकल के आते हैं जो कि ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, बट क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात नहीं करते, क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज की बात नहीं करते, राष्ट्र के संरक्षण की बात नहीं करते, ये बात नहीं करते कि आप बच्चे जो इतने पैदा किए जा रहे हैं, एक एक घर में 10-10, 15-15 बच्चे, क्या उनको आप उस लेवल की अच्छी खुराक, अच्छी पढ़ाई, अच्छा भविष्य दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर एक सख्त कानून आना चाहिए और अभी जो युवा पीढ़ी है उसको भी समझ में आ रहा है कि 2 से ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए, लेकिन अगर कोई 2 से ज्यादा बच्चे कर रहा है अब भी, तो उसके ऊपर क्या कार्यवाही हो, उससे कौन से अधिकार हटाए जाएं। ऐसा कुछ कानून बने कि जो सरकार के अगेंस्ट जा करके अगर 2 से अधिक बच्चे पैदा कर रहा है तो उसका वोटिंग राइट्स हटा देना चाहिए, तब जाकर के इसको अमल में लाया जा सकेगा। ठीक बात। मुन्ना खान साहब के पास चलूं उससे पहले मैं एक बात जरूर कहूंगा कि भाई पंडित जी, मौलाना साहब, पादरी, ग्रंथी, हर धर्म के धर्माचार्य ये बोलते हैं कि भाई लड़ाई झगड़ा ना करना, हिंसा नहीं, प्यार से रहो। उसके बावजूद भी इंडियन पेनल कोड बनाया था ना हमने कि फला अपराध करोगे तो 20 डंडे लगेंगे, फला करोगे तो 40 लगेंगे। लिखा पढ़ी की थी ना। हर कथा के बाद पंडित जी कहते प्राणियों में सद्भाव हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, तो सब कानून डिलीट कर दे क्या? नहीं ना। ये जनसंख्या में ही भारत में ये बवाल रहा। बोले नहीं, आपको, तुम्हें मेरी कसम कानून ना बनाना। बोले फिर क्या करें? बोले जन जागरण जन जागरण। क्या जन जागरण की आड़ में बाढ़ आ गई, जन जागरण की आड़ में बाढ़ आ गई। और हर बार ये कहा गया, बोले जन जागरण क्यों जरूरी है? बोले अग्निहोत्री जी अभी समझ नहीं आई लोगों तक। मैंने कहा इराक में क्या हो रहा है ये समझ है मुरादाबाद में, क्या ईरान में क्या घट रहा है ये समझ है संभल में, लेकिन बच्चे कितने हो ये समझ नहीं। सिलेंडर पे सब्सिडी कहां मिलेगी पता है? हाँ। राशन कहां मिलेगा ये पता है सबको? हाँ। भारत में कोई ऐसा व्यक्ति है किसी धर्म का जिसको ये ना पता हो कि फ्री राशन कहां मिल रहा? तो ये कैसे नहीं पता कि बच्चे कितने होने चाहिए? कौन सी सरकारी योजना से हमको 4 रुपए का लाभ हो सकता है उसकी जानकारी सबको है। उसके लिए कोई जन जागरण नहीं हुआ मुफ्ती साहब कभी, क्या? जो अनपढ़ है उनको भी इसकी जानकारी है कि मुफ्त की योजनाएं किधर हैं, उधर ही चलो। फिर जनसंख्या पर ये कह दिया जाता कि हमें तो कुछ पता ही नहीं, हम तो मानते हैं कि फुलवारी है, फूल रही है। नहीं, आपकी फुलवारी दूसरों के लिए बोझ बन जाती भैया। खैर, मुन्ना खान साहब जी, ये जो रिपोर्ट आई, इस रिपोर्ट पर भाजपा वालों ने कहा कि भाई ये कांग्रेस ने जो 60 साल देश में राज किया उसमें जो नीतियां अपनाई उनके कारण ये तस्वीर बन गई। पूरे देश में ऐसी एक लहर चला दी कि जिसमें फुलवारी फूलती ही गई और इस रफ्तार से फूली कि वो 40% के आंकड़े को क्रॉस कर गई बढ़ोतरी की दर को। मुन्ना खान साहब देखिए, भाजपा का काम है कहीं, अभी 10 साल से भाजपा ये कह ही रही है कांग्रेस ने ये किया, ये भाजपा बताए कि भाजपा ने किया।
दूसरी बात, बहुमत से लबालब भरी सरकार, कितने कानून बने, 163 नए कानून देश में बने। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून भारतीय जनता पार्टी ने क्यों नहीं बनाए, आखिर क्या मंशा थी। दूसरा सवाल, जब चुनाव लास्ट पीरियड पे चल रहा है, उसके बाद प्रधानमंत्री एएससी की रिपोर्ट आती है कि जनसंख्या हिंदुओं की घट रही है, मुस्लिमों की बढ़ रही है। इसके क्या मायने हो सकते हैं? ये मायने हो सकते हैं कि 3 चरणों के जो मतदान हुए उससे भारतीय जनता पार्टी की नींव हिल चुकी है। भारतीय जनता पार्टी समझ चुकी है कि 150 से प्लस मैं नहीं हूं, हम झोला उठाते दिख रहे, और इसे डर झोला उठाने का नहीं है। 10 साल के जो कुकर्मों का हिसाब होगा सत्ता बदलने के बाद, उसका डर सता रहा है। ये कोई नैतिक तौर पे ये रिपोर्ट अभी आने का कोई मतलब नहीं बनता कि चुनाव के दौरान आप लाए। 10 साल आपकी सरकार रही, बहुमत से लबालब भरी सरकार रही, 163 कानून संसद में आपने पेश करवाए, और जब चुनाव का ऐन मौका आया तो आप कह रहे हो कि भाई जनसंख्या कानून नहीं बना। आखिर किसने रोका आपको? क्या 20% मुसलमानों ने रोका? क्या 20% मुसलमानों से डर गई सरकार? ये सवाल पूछना चाह रहे हैं? ठीक है मुन्ना क्या खान ये शाह और शहनशाही मुसलमानों से डरती है? ठीक, एक तो जनसंख्या कानून लाने में डर रही है? एक मिनट रुको, मैं बीजेपी को बहस मिला। अभी आप रुक जाइए, अभी आप बंद कर दीजिए इनकी। प्रमोद मिश्रा जी के पास चलूंगा, लेकिन जो मुन्ना खान कह रहे हैं ना कि किस 165 कानून ले आए, ये क्यों नहीं ले आए, ये भी आ जाएगा। देश की इच्छा है तो पूरी जरूर होगी। मेरी रुचि इसमें नहीं कौन झोला उठा के जाएगा, कौन ब्रीफकेस उठा के भागेगा, मेरी रुचि इसमें नहीं। मैं तो कहता हूं देश में कोई सरकार रहे, किसी रंग की सरकार रहे, सख्त और निर्णायक जनसंख्या कानून बनना चाहिए। किसी धार्मिक व्यक्ति को यह इजाजत नहीं दी जानी चाहिए कि जनसंख्या कानून पर चू चप्पड़ हो, नहीं, किसी को इजाजत नहीं होनी चाहिए। इस बात का धर्म से क्या लेना देना? आप नमाज पढ़ना चाहते पढ़िए, आप आरती करना चाहते करिए, लेकिन बच्चे कितने पैदा करेंगे तो देश का विषय है भाई। इसमें धार्मिक लोगों का क्या लेना देना? और धार्मिक लोगों को तो बच्चों की क्रिया प्रक्रिया से वैसे ही अलग रहना चाहिए। ये काम इमाम साहब का थोड़ी ना है, वो अल्लाह का रास्ता बताएंगे कि बच्चे पैदा करने की सलाह दें ना। प्रमोद जी, कांग्रेस कह रही है कि भाई आपके पास 10 साल थे, बहुमत से लबालब भरी सरकार थी। मुन्ना खान कह रहे हैं आप क्यों नहीं ले आए। और एक बात कहें, मेरी नाराजगी हर सरकार से इस पिछले 3 दशकों में रही, कोई सरकार रही हो, कि दुनिया भर में आप लोग दुनिया भर का काम करते हैं, लेकिन जो सब समस्याओं की जड़ है, मदर ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स, जनसंख्या, उस पर काम किसी सरकार ने नहीं किया। कोई डर है, हिचक है प्रमोद जी? या इंदिरा गांधी को जो झटका लगा था उसका असर आज तक नेताओं पे है? बोले ना गुरु उधर न जाना। प्रमोद जी, न कोई डर है, न कोई हिचक है, न कोई संकोच है, न कोई भय है। पिछले 10 वर्षों में आपने कहा कि 30 वर्षों से आप चिंतित। बिल्कुल आपकी चिंता आप 30 वर्षों से हैं, और देश के प्रबुद्ध नागरिक जो इस विषय से संबंध रखते हैं उनकी चिंता तो और भी ज्यादा रखते हैं। लेकिन हम तो पूर्ण बहुमत में 2014 में आए पहली बार। पिछले 10 वर्षों की बात पूछा आपने भी, और मुन्ना जी ने भी अपना वक्तव्य दिया कि कानून क्यों नहीं लाए। मुन्ना जी, सीधा सीधा जवाब दे दीजिए, सीएए का समर्थन करते हैं, हाँ या ना? घुसपैठियों को रोकने के लिए जो कानून आए, और दूसरी जगहों से, जो कि सीएए किसी की भी नागरिकता लेने का विषय नहीं था, छीनने का विषय नहीं था, उन देशों में रहने वाले अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने से संबंधित था। आप इसको समर्थन देते हैं, हाँ या ना? सीधा जवाब दे सकते हैं तो दें, नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं दे पाएंगे। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसपे इतनी चर्चा हो रही है, जो उत्तराखंड में पास हुआ, हमारी ही सरकार ने पास किया, आप उसका समर्थन करते हैं, हाँ या ना?
आने वाली सरकार जो हम 4 जून 2024 में बनाने जा रहे हैं, दोबारा तीसरी बार जनादेश लेकर के जब जनता का आशीर्वाद प्राप्त होगा, उसके बाद जब हम यूसीसी लेकर के आएंगे, उसका आप समर्थन सदन में खड़े होकर के आप अथवा आपका दल अथवा आपके नेता धूमधाम से इसका समर्थन करेंगे, हाँ या ना? अग्निहोत्री साहब, आपकी बात का जवाब। हमने क्या प्रयास किए? हमें कहा गया हम जनसंख्या विस्फोट पे हमने जगह जगह पर विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पे हमने विषय ये उठाया है और अधिकृत वक्तव्य भी दिए हैं, और इसकी वजह से हमें लोगों के आलोचनाएं और आलोचनाओं का दंश भी झेलना पड़ा है समय समय तक। जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने देखा होगा। प्रमोद भाई, मुझे लगता है लेकिन हम कि अपने वक्तव्य से कभी भी पीछे ठीक है नहीं प्रमोद हुए। मिश्रा, हमने ठीक है प्रमोद जी, मुझे लगता है कि शिक्षा एक व्यवस्था हो सकती है। ठीक है प्रमोद जी, अब रुकिए। मुझे लगता है जैसे दो पर्चे होते हैं ना, प्रैक्टिकल और थ्योरी। क्या थ्योरी का टाइम बीत गया? जन जागरण किया, लोक जागरण किया, सेमिनार कराई, बौद्धिक गोष्ठी कराई, सब अच्छा क्या पर्चा छपा के बंटवाए, सबको प्रणाम। अब कृपा करो, अब कृपा करो, दया करो देश पे महाराज। अब सीधा कानून बनाओ। 2 बच्चे होंगे तो सिलेंडर सब्सिडी पर मिलेगा। मैं वो भी नहीं कह रहा जो जिया मंजरी कह रही मेरी दोस्त, चलो उतना नहीं भी हार्ड हो, लेकिन सिलेंडर फिर आपको सब्सिडी वाला नहीं मिलेगा, सरकारी राशन नहीं मिलेगा मुफ्त वाला, बाजार से खरीदिए। इस तरह की सुविधाएं तो वापस ले लीजिए। मौलाना साहब, बात कहना वो है ना, तुलसीदास जी ने लिखा कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जे आचरहि सो नर न घनेरे। क्या मैं एक टेस्ट करता हूं, अभी दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। एक व्यवस्था आएगी मेरे ख्याल से, जब अगर कंटिन्यूएशन में मोदी की सरकार रही तो व्यवस्था आ जाएगी 6 महीने के भीतर, कि भाई देश के नागरिकों के हिसाब किताब के लिए एक रजिस्टर बनाएंगे। बस इतनी सी बात। रजिस्टर हरे रंग का होगा, लाल रंग का होगा, ये भी नहीं कहा। क्या लाइनदार होगा कि बिना लाइनदार होगा, ऐसा भी कुछ नहीं बोला। बोले रामलाल का नाम भी लिखा जाएगा, ननकू का भी लिखा जाएगा, रज्जाक का भी लिखा जाएगा, और रजिया का भी लिखा जाएगा, शकुंतला का भी। इतनी सी बात है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है। उसी पर लोग हाय तौबा मचाए दे रहे हैं। इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। नहीं मौलाना साहब, रजिस्टर में क्या समस्या भाई? बोले ना रजिस्टर में हम नहीं लिखेंगे। क्यों? रजिस्टर में क्या समस्या भैया? सिम कार्ड लेने जाते हो तो वहां 4 पीढ़ी का सारा डिटेल जमा कराते हो कि नहीं दुकान वाले के पास? यह रजिस्टर में दिक्कत है। ये वो लोग हैं जो रजिस्टर में एंट्री के खिलाफ हैं, लेकिन मंच पर आते तो कहते नहीं कानून बनना चाहिए, हमको क्या दिक्कत है। मौलाना साहब जी, मसला यह है कि वो कत्ल तो करते हैं, चर्चा नहीं होता, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। तो जहाँ तक रजिस्टर की बात है, रजिस्टर में एंट्री की बात है, सीए कानून की बात है, तो हमने सीए कानून का समर्थन किया है। सीए अलग है। सीए एक मिनट मौलाना साहब, एक मिनट मौलाना साहब, एक सेकंड, सिर्फ एक सेकंड। सीए का भारत की जनसंख्या समस्या से कोई लेना देना नहीं, वो ऑल टुगेदर अलग विषय, इसलिए उसको आज हम लोग नहीं लाएंगे। प्रमोद जी ने उठा दिया, ठीक है, अभी उसका कोई लेना देना यहाँ है नहीं। भारत में जो जनसंख्या विस्फोट है उसका सीए से कोई लेना देना नहीं। क्या? और सीए बहुत छोटे वर्ग को एड्रेस करने वाला कानून, उसका हंगामा ज्यादा है। क्या अभी तक मेरे ख्याल से 500 लोगों को भी जनसंख्या नागरिकता नहीं मिली दी गई है। ऐसा तो नहीं कि हजारों लोग आ रहे हैं और रेला मेला लगा है, नहीं, इसलिए वो विषय नहीं है। जनसंख्या अलग किस्म की समस्या है। मौलाना साहब जी देखिए, जिस रजिस्टर की बात की है, उस रजिस्टर का इंतजाम व्यवस्था हुकूमत को चाहिए कि वो करे, ताकि उसमें अब्दुल्ला का भी नाम लिखा जाए, बाबूराम का भी नाम लिखा जाए, सबका रजिस्टर में इंदराज होना चाहिए। मैं इसका हामी हूं और समर्थक हूं। और चूंकि जनसंख्या जो है वो काफी हद तक बहुत ज्यादा है, तो उस पर कंट्री के जो जिम्मेदारान है, यानी हुक्मरान है, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है
कि वो इसका इंतजाम करें कि हम कैसे कंट्रोल करेंगे और किस तरह करेंगे। तो ये पब्लिक का इंतजाम नहीं है। दरअसल जहां मुसलमानों की बात है कि मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है और हिंदुओं की घट रही है, तो इसमें दो बुनियादी चीजें हैं। एक आर्थिक चीज है, यानी माली तंगी, गुर्बत। जो लोग गरीब हैं, जो खानदान गरीब है तो गुर्बत से जूझ रहा है, तो उसको इस बात की ज्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि वो एजुकेशन से वाबस्ता नहीं है। अगर वो एजुकेशन से वाबस्ता हो जाएगा, पढ़ा लिखा होगा, तो उसको तमाम चीजों की जानकारी होगी, और तो फिर वो अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पर ज्यादा ध्यान देगा। और जब बच्चे ठीक कम मौलाना होंगे, साहब, ठीक, खानदान में ठीक, बच्चे जी, कम होंगे, तो तालीम और तरबियत अच्छी हो सकती है। जी जी मौलाना साहब, मसला वही है कि मुर्गी पहले आई कि अंडा पहले आया। इस विवाद में मत उलझाइए अब जनसंख्या को। क्या कि गरीब गुर्बत जो है वो जब सरसब्ज हो जाएगा तो जनसंख्या का मसला समझ जाएगा, तब तक 10, 15, 20 की लिमिट मत बांधो। वो जिंदगी में कभी सरसब्ज नहीं होगा 10, 15, 20 बच्चे करने के बाद। सरसब्ज होगा ही नहीं भाई, मुर्गी आएगी ही नहीं, अंडा लिए घूमते रहेंगे। नहीं नहीं, ये तर्क ठीक नहीं मौलाना साहब, माफ करिएगा ना। जिसके घर में अल्लाह के फजल से 10 बच्चे होंगे, उसके घर में गुर्बत कब जाएगी? कभी नहीं जा पाएगी। इसलिए मैं कहता हूं कानून बनाइए, सख्ती के साथ कानून बनाइए। एक बात और प्रैक्टिकल कहता हूं मौलाना साहब, आपने कहा, मैं आपका बड़ा एहतराम करता हूं। जिया मंजरी के पास आऊंगे सवाल लेके कि भाई गरीबों को पता भी नहीं ये सब चीजें। उनको ये पता है कौन जनता फ्लैट की कौन सी स्कीम निकली है सरकार की, पता है क्या? राशन कहां मिल रहा पता है? एक मिनट जी, कहाँ से नाम लिखाना होगा तब सिलेंडर में सब्सिडी आएगी, बैंक में कौन सा खाता खोलना होगा, उनको पता है। और इससे सबसे आगे जाओ मौलाना साहब, मैं तो गूगल वाला आदमी नहीं, आप जानते हो मुझे, मैं तो देश घूमता हूं तो जानता हूं। आधार कार्ड कहां बन रहा है ये हमसे ज्यादा उनको पता है। क्या हमारे आधार कार्ड बनने में समस्या हो सकती है, उनके में नहीं। नंबर 1 का भी बन जाए, 2 का भी बन जाए, 4 का भी बन जाए, 5 आधार कार्ड बन जाए, नहीं। तो जिनके पास इतनी बुद्धि है उनको ये समझ नहीं आता जिया मंजरी के बच्चे 2 ही अच्छे, बाकी हर चीज में चौचक है दिमाग, बिल्कुल चकाचक। बोले बच्चे, बोले हमें तो इल्म ही नहीं है, हमने तो कहा अल्लाह की फजल से हो रहे हैं तो होने दो। देखिए, ऐसा है कि ये सरासर एक बहुत ही सोची समझी एक प्रैक्टिस, एक साजिश है जिसके तहत ये काम हो रहा है। और आपने ये देखा नहीं, आपने इसको महसूस भी किया होगा। गज़वा हिंद जैसी जो चीजें मदरसों में सिखाई जाती है, आप बताएं कि कौन सा मुसलमान, कौन सा बच्चा मदरसा नहीं गया हुआ है? आज की डेट में भी अगर कोई बच्चा पब्लिक स्कूल में पढ़ रहा है, कॉन्वेंट में पढ़ रहा है, तो एक हाजी साहब आते हैं घर पे उसको पढ़ाने, और ये प्रैक्टिसेस हमने सभी ने देखी हुई है अपनी सोसाइटी में। अब हम बातें एनआरसी पे, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। जब एनआरसी की बात आई तो वो कौन से धर्म गुरु थे जो टीवी पे बैठ करके, इन्हीं डिबेट्स पे बैठ करके हमारे साथ में बोलते थे, नहीं नहीं हम क्यों पेपर दिखाएंगे, हमें क्या जरूरत है पेपर दिखाने की। तो पहली बात तो ये कि प्रॉब्लम जो है उसको महसूस ना करना, उसको मजाक में उड़ा देना, या उसको उसको एक कॉन्स्पिरेसी कर देना जिसमें लोग उलझ जाएं। अब पहले प्रॉब्लम का रियलाइजेशन कि बाहर से जो घुसपैठिए आ रहे हैं, उनके जो नकली आधार कार्ड बन रहे हैं, उनके जो नकली वोटर आईडी कार्ड बन रहे हैं, एक नया वोटर बैंक क्रिएट किया जा रहा है। आप दिल्ली में देख लीजिए, बहुत सारे ऐसी जगह हैं यमुना के पार में जहां पे कि वो शरणार्थी आकर के रह रहे हैं, उनको खाना मिल रहा है, पानी मिल रहा है, उनको दवाइयां मिल रही हैं, सारी चीजें मुहैया कराई जा रही हैं उनको। वहीं पे ऐसे भी लोग हैं जो इस देश के हैं लेकिन उनकी तबीयत तक का भी ध्यान नहीं रखा जा रहा। तो आप समझिए कि हम क्या कर रहे हैं, अंततः हम अपने देश को क्या बना रहे हैं, एक धर्मशाला बना रहे हैं। जब हम बात करते हैं कि आइडेंटिफिकेशन करना है उन लोगों का जो घुसपैठी बनकर के आ गए, तो आइडेंटिफिकेशन के लिए तैयार नहीं होते। दूसरी बात पे आती हूँ अमिताभ जी की, देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम जिसके ऊपर कोई बात नहीं करता और बात करने से लोग शर्म फील करते हैं, मैं बात करती हूँ उस विषय पे, क्योंकि मैं एक सोशल राइट एक्टिविस्ट हूँ, एक इक्वल राइट एक्टिविस्ट हूँ। देखिए,
कुरान कहती है कि कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करना हराम है। आपके सामने मौलाना जी बैठे हुए हैं, आप उनसे पूछ लीजिएगा। खान साहब बैठे हैं, उनसे पूछ लीजिएगा। क्या कुरान में ऐसा नहीं लिखा है कि कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करना हराम है? जड़ वही है। आप तमाम ले आइए जन जागृति के कार्यक्रम, आप तमाम बता दीजिए कि आप कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खा लीजिए, आप कॉपर्टीज लगवा लीजिए, आप 2 बच्चे कर लीजिए। लेकिन जब धार्मिक पुस्तक में उनके लिखा हुआ है कि नहीं, बच्चे अल्लाह की नेमत हैं और कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करना हराम है, तो आप बताएं कंट्रोल कैसे होगा? में एक जागृति विहार भी, मुन्ना खान आ रहे हैं आपके पास क्या? तो जागृति विहार भी खोल दिया भारत में, तब भी जागृति नहीं आई, तो अब जागृति तो आ नहीं सकती, इसलिए कानून बनेगा। खैर मुन्ना खान साहब, एक स्पेसिफिक सवाल है, स्कूल में रजिस्टर, क्या दफ्तर में के रिसेप्शन पर रजिस्टर होता है, आने जाने वाले का नाम पता लिखाते, कहते भाई मोबाइल नंबर बताओ, क्या किससे मिलना क्यों आए। वैसे देश में अगर एक रजिस्टर हो जाए जिसको एनआरसी नाम दिया गया, तो कोई आपत्ति है कांग्रेस को उस पर? देश के रजिस्टर हो जाए, देश के पास भी रहे कि भाई अपने लोग कितने लोग हैं, तो उससे ज्यादा जब टहलते कहीं दिखे तो रजिस्टर से मिलान कर लिया जाए कि भाई गुड्डू तुम क्यों टहल रहे हो, पप्पू तुम कहां से आए। नहीं, इसमें तो मजहब की कोई लड़ाई नहीं, रजिस्टर में कागज देख के नाम दर्ज हो जाएगा। मुन्ना खान साहब, देखिए पहली बात तो मोहतरमा कह रही थी मदरसे की पढ़ाई के बारे में, मैं इनसे कहूंगा कि आप जानकारी रखें मदरसे में क्या पढ़ाया जाए। आप सबसे ज्यादा पूरे देश में मदरसा उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार। अगर मदरसे में कुछ गलत पढ़ाया जाता तो सरकार आपकी है, केंद्र में भी सरकार आपकी है, फिर आपने उसका वेरिफिकेशन छानबीन क्यों नहीं करवाया? कराइए उसे। मुन्ना खान साहब आपको दुरुस्त कर दे, उत्तर प्रदेश में कराइए, 350 मदरसे बंद कर दिए। जवाब देने आपने क्यों नहीं चेक कराया? उसमें इस्लाम पढ़ाया जा रहा है कि आतंकवाद पढ़ाया जा रहा है कि लव जिहाद पढ़ाया जा रहा है? तो मदरसे को यूं बदनाम मत कीजिए, पाप लगेगा। दूसरी बात, कुरान में अरे आप सुन ले मैडम, सुन ले। जी जी जी। कुरान में क्या लिखा है ये आपको याद है। जो आप कह रहे हो ये बात सही है, 100% सही है, लेकिन कंट्रोल आदमी के हाथ में। अब हमारे पास 2 बच्चे हैं, लालू यादव के पास 9 बच्चे हैं, उसका क्या कहेंगे आप? पहली बार 1971 में नारा दिया गया, हम 2 हमारे 2, उस पर कितने लोगों ने गौर किया, कितने लोगों ने काम किया? तो शिक्षित लोग जिनकी जनसंख्या कम हो रही है वो काम कर रहे हैं, जिनकी जनसंख्या बढ़ रही है वो अमल नहीं कर रहे हैं। अरे आप सुन तो लेना, शिक्षित लोग अभी अमिताभ जी काम, शिक्षित लोग समझ गए कि 35-40 साल पुराना नारा है, हम 2 हमारे। दूसरी बात, बढ़ती हुई महंगाई को देखते, शिक्षा की व्यवस्था को देखते हुए सभी लोग चाहते हैं कि परिवार हमारा सीमित हो, हम 2 ही बेहतर है। अब कोई 10 कर ले, 20 कर ले, अब उसके परवरिश का जो रिपोर्ट आई है उस पे चर्चा कर रहे हैं। है, नौकरी मुन्ना खान साहब ठीक है, आपने अपना तरह रखा। एक मिनट रुको मुन्ना खान, एक मिनट रुको भाई, मैं प्रमोद मिश्रा के पास चलूंगा, लेकिन एक बात कहूंगा, वही बात घुमाने वाली, जलेबी बनाने वाली प्रवृत्ति अब छोड़नी होगी। और मैं तो कहूंगा अगर अब सब पंच राजी नहीं हो सकते तो पंचायत खत्म करो। मैं उस मिजाज का आदमी हूं, पंच राजी नहीं हो रहे, पंचायत खत्म करो, कानून बनाओ, हो गई पंचायत। 1947 से पंचायत ही हो रही है, जनसंख्या का क्या करे, हो गई बहुत कानून। मैं तो कहूंगा जो भी सरकार आए 4 जून के जनादेश से, उसका पहला काम होना चाहिए सख्त जनसंख्या कानून बनाइए भाई। पता ही नहीं कौन कहां से आ रहा है, कौन कहां हलवा पूरी खा रहा है। और मुन्ना भाई माफ करिएगा, मैं इस बात से सहमत नहीं कि अशिक्षित हैं, गरीब हैं, बेचारे हैं, नहीं। मैंने कहा उनको पता है कहां फार्म भरना है, ताकि जनता फ्लैट जब निकलेंगे तो हमको मिल जाएगा, उनको पता है। देखिए बात करते हैं। अभी आप एक पान की दुकान पे चाय के खोखे पे, प्रमोद जी एक प्रैक्टिकल नमूना देता हूं, साइकिल से जाइए, खड़े होइए, 5 मिनट कह दीजिए कि वो जो है मुख्य डाकखाना है वहां जिसका खाता होगा, सुना उसमें 500 रुपया सरकार डालेगी, इतना बोल के चले जाइए साइकिल लेके। क्या डाकखाने के बाहर सेना लगानी पड़ेगी, इतनी भीड़ आ जाएगी। आप कह रहे समझ नहीं,
किसी बात कर रहे हो? पर्याप्त समझ है, इससे ज्यादा समझ और इस कानून के लिए नहीं चाहिए। प्रमोद जी, क्या ये माने देश कि अगर आपकी सरकार तीसरी बार चुनकर आती है तो उसकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में जनसंख्या कानून होगा? अगर चुन करके आती है, इस शब्द में थोड़ा सा विनम्रता के साथ निवेदन करूंगा, अगर नहीं प्रमोद जी, मैं उससे ज्यादा विनम्रता से कह दूं, मैं ना, एक मिनट रुको, मैं 4 जून तक यही कहूंगा। मैं व्यासपीठ पर बैठा हूं, मैं भाजपा के दफ्तर में, कांग्रेस के दफ्तर में नहीं बैठा मित्र, मैं व्यासपीठ पर बैठा हूं। मेरे लिए, सुन लीजिए, मेरे लिए 100 करोड़ लोगों का जनादेश मेरी आंखों के सामने होना चाहिए, तो मैं बोलूंगा। बिल्कुल। व्यासपीठ पर बैठे हुए महर्षि व्यास को बहुत बहुत सादर अभिनंदन और धन्यवाद। आप जिस पद पे बैठे हुए हैं, जिस जगह पर बैठे हुए हैं, आपका जो रुख है वही रहना। मैं अपनी वक्तव्य दे रहा था कि आपने कहा कि अगर आती है, मेरा निवेदन यह है कि अगर नहीं, निश्चित तौर पर आएगी। मैं तो ये कह रहा हूं, तो मैं आपको नहीं कह रहा हूं कि आप संशोधन करें। का भी नहीं रहा, आपका क्या रहेगा? जी हाँ, घमंड उन सभी लोगों का नहीं रहा जिनको 55 वर्षों के बाद नकार दिया जनता ने। तो घमंड तो उनका चूर चूर होता जा रहा है। पता नहीं नेता प्रतिपक्ष का भी संवैधानिक अधिकार रहेगा या नहीं रहेगा। लगातार मुन्ना खान साहब, अभी केवल प्रमोद जी के बीच में नहीं, मुन्ना जी बीच में मत बोलिए। केवल आपकी आवाज जा रही है प्रमोद जी, केवल आपकी आवाज। जी हाँ, तो मुन्ना जी शांत रहें। जहां तक बात है घमंड की, तो उनको अपनी चिंता करनी चाहिए। हम में तो विनम्रता है, हार में उनको मूल्यांकन करना चाहिए। हमें विजय पर विनम्रता के साथ हम स्वीकार करते हैं, अंगीकार करते हैं। उनके पास नेता प्रतिपक्ष का संवैधानिक पद नहीं होने के बावजूद हमने नेता प्रतिपक्ष का पद उनको दिया हुआ है। ये है हमें विनम्रता, तो घमंड नहीं है। जनता का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जो कि हमें और विनम्र बनाता है। जी। तो पहली बात। दूसरी बात, जब मैंने पिछली बार, अभी जब मैं वक्तव्य दे रहा था, तो अमिताभ जी आपने मुझे रोक दिया। मैंने सीएए विषय को इसलिए नहीं कहा था कि आज का मुद्दा सीए है, मैं उसके साथ एनआरसी पर आने वाला था। खैर, मैं वहां पर उस वक्तव्य को याद दिला रहा हूं जहां पर कि हमारे शीर्ष नेतृत्व ने कहा सीएए लागू कर दिया है, एनआरसी लागू करेंगे। हमने कहा है उत्तराखंड में यूसीसी लागू कर दिया है, पूरे देश में यूसीसी लागू करने की व्यवस्था करेंगे, की जाए। अगर किसी एक सरकार से, अगर किसी एक दल से उम्मीद है तो वो हम हैं। उसका उदाहरण बताता हूं। जो लोग कहते थे, थोड़ा सा विषयांतर ले रहा हूं आपकी अनुमति से, जो लोग कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, हमने कहा सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे। आज हम कह रहे हैं कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाते हैं और वादा हम ही निभाते हैं। 370 को कहने वाले लोग कि 370 हटा देने वाले लोगों को हम मिटा दिया जाएगा, हमने 370 को मिटा के रख दिया। और इस व्यवस्था से भी इसका समाधान हमारे ही पास है। और इस समाधान के लिए जो नीतियां बनाने के लिए जो संकल्प शक्ति है, वो भी हमारे ही पास है। बृहद जनादेश प्राप्त होने जा रहा है 4 जून को, और फिर लगभग 6 जून को 6 बजे जब उद्घोष होगा राष्ट्रपति भवन से, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। और उसके बाद सरकार, जैसा कि हमारे इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा कि 100 दिनों में आप देखेंगे कि अभूतपूर्व गति से, अभूतपूर्व विषयों पर अभूतपूर्व तरीके से यह सरकार काम करेगी। अचंभित मत रहिएगा। और एक बार अमिताभ भाई, आपको कई बार सुना है, आपकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी है। याद करें, एक बार सदन में खड़े होकर के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जो लोग हमें राजनीतिक तौर पे जानते हैं, कम से कम उन्हें ये तो सोच लेना चाहिए कि मुझे जो करना होता है उसके लिए मैं 8 से 12 महीने पहले ही संदेश दे चुका होता हूं, संकेत दे चुका हूं। तो उनकी राजनीतिक दूरदर्शिता पे तो कोई प्रश्न चिन्ह नहीं होता है, उनकी राजनीतिक कर्मठता पर भी कोई प्रश्न चिन्ह नहीं हो सकता, और राजनीतिक इच्छा शक्ति पर भी कोई संदेह नहीं हो सकता। देश के सामने समस्या है, एनआरसी आना ही चाहिए, आएगा ही। ठीक है प्रमोद जी, अभी रुकना होगा। ठीक बात है होंगे जी। मौलाना साहब होंगे, ठीक है प्रमोद जी, अभी रुकना होगा। मौलाना साहब,
ये ज्यादा बेहतर नहीं होता? कोई सरकार होती, भाजपा की होती, चाहे कांग्रेस की होती, चाहे किसी की होती केंद्र में, अगर मान लीजिए सारे मुस्लिम धर्म गुरु एक वो जारी कर देते, या देवबंद और बरेली से एक फतवा जारी हो जाता, छोटी छोटी चीजों फतवा होता कि लिपस्टिक ना लगाओ, लाली ना लगाओ, कुंडल ना पहनो, फोटो ना खींचो मोबाइल में, जाने कहाँ का, मैगी ना खाओ, है तंदूरी रोटी खाओ कि रुमाली रोटी खाओ, दुनिया का बवाल दिन भर वहां फतवा जारी हो रहा है। इस पर एक कर देते कि भाई ऐसा कोई कुरान से रोक नहीं है, और अब वक्त बदल गया, हम सब लोग मिलके ये कहते हैं कि 2 बच्चे अच्छे नहीं, तो कोई भी सरकार होती उसका हाथ मजबूत होता मौलाना साहब। नहीं, जब इतनी दूरदृष्टि है कि महिला की लाली लिपस्टिक जींस तक पर आप लोग गहन चिंतन कर रहे हो धार्मिक आधार पर, तो इसी का एक बार निपटारा कर देते, झंझट खत्म हो जाता। बरेली देवबंद भी सब लोग दस्तखत कर देते, शिया सुन्नी, फिर सरकार को भागने हम नहीं देते। आप इतना कर दो, फिर भागने हम नहीं देंगे। हम कहेंगे अब क्या रुकावट है, तुरंत कानून लाओ। और कानून का मतलब क्या, लिखने पढ़ने कानून बनाने वाले लोग तो 24 घंटे में कानून का ड्राफ्ट दे देंगे। मौलाना साहब, ये देखिए, शरीयत ने एक दायरा मुकर्रर किया है और वो उस दायरे में ही फतवा दिया जाता है, और फतवा जो है वो आदमी की राय नहीं होती है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ आपसे और आपके सवालों का जवाब दे रहा हूँ, तो ये मेरी राय है और मेरा एक नज़रिया है, मगर मेरे नज़रिए को कुरान और हदीस का नज़रिया नहीं कहा जा सकता। फतवे की ज़ुबान जो होती है वो कुरान और हदीस का नज़रिया कहा जाता है। तो फतवा जो भी मांगता है, अगर वो लायक है देने के लिए, तो उसको फतवा दिया जाता है। मगर फतवा दुनियादारी में नहीं दिया जाता, सियासत के मामलों में नहीं दिया जाता, मजहबी मामले में दिया जाता है फतवा। अगर कोई फतवा मांगेगा तो उसका जवाब जरूर दिया जाएगा। अब रही गई बात जो जनसंख्या की है, तो जनसंख्या तो उसमें गवर्नमेंट का अधिकार है, गवर्नमेंट को पूछने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत सारे कानून गवर्नमेंट बनाती है बगैर पूछे बगैर समझे, तो वो अपने हिसाब से कानून बनाती है और पब्लिक उस पर अमल भी करती है। तो अगर ऐसे ही जनसंख्या मामले में गवर्नमेंट कानून लाती है तो पब्लिक उसका समर्थन करेगी और उसकी हिमायत करेगी, इसमें कहीं कोई दो राय, कोई विरोध, बिल्कुल ठीक बात, की जरूरत नहीं ठीक है। मुझे मैं ये उम्मीद करूंगा, आ रहा हूं जी आपके पास, कि हमारे देश के मुसलमान भाई मौलाना साहब की बात को सुनेंगे और मानेंगे कि जनसंख्या का मसला सरकार का है, इसमें नाक ना अड़ाओ। ये उन्होंने कहा, ये एक पक्ष है, लेकिन दूसरा पक्ष जो मैंने प्रैक्टिकल देखा वो ये, सीए भी सरकार का पक्ष था। वो क्या गुड्डू पनवाड़ी का पक्ष था? नहीं ना, मसला था नहीं है। एनआरसी गफूर चायवाले का विषय नहीं ना, वो भी भारत सरकार का विषय था। शाहीन बाग जिंदाबाद, शाहीन बाग जिंदाबाद, लेके रहेंगे आजादी। क्या क्यों भैया, शाहीन बाग में तो बिस्तर काहे को बिछाया था, खटोला क्यों लगाया था? शाहीन बाग में क्यों खटोला लगाया था? वो सरकार का विषय नहीं था, सरकार ही तय करेगी ना। तब वहां किस लिए खड़े उतरे थे सब लोग मैदान में? आसाम में बवाल क्यों किया था? हैदराबाद में बवाल क्यों किया था? मौलाना साहब, बहुत अदब से कहूंगा, मन को सब लोग तैयार करिए। बड़ी टिप्पणी कर रहा हूं अपने 35 साल के तजुर्बे से। कभी भी जनसंख्या पर कड़ा कानून आ जाएगा, क्या मन को तैयार कर लेंगे तो अच्छा है। सबके लिए कह रहा हूं, हिंदू मुसलमान सब, जिन जिन के मन में ये है कि नहीं 10-5 बच्चे घर में खेले, ऐसी उत्कंठा जिन जिन के मन में है, वो सब लोग मन को तैयार कर ले। वक्त बदल रहा है और बदल जाएगा। जिया, मौलाना साहब ने कहा कि भाई जनसंख्या का मामला फतवा से बाहर है और वो कुरान और हदीस की रोशनी में बात हो सकती है, ये तो सरकारी मामला है, सरकार जाने। लेकिन मेरी समझ ये कहती है कि आप चूंकि महिला भी हैं और मुस्लिम भी हैं, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण आपका वर्जन हो जाएगा कि बच्चों कितने हो, इस पर सरकार जिस दिन कानून लाएगी उस दिन एक आवाज ये भी उठेगी कि बच्चे भी सरकार तय करेगी। जी मंत्री, अभी कहा जा रहा है बच्चों का डिपार्टमेंट सरकार का है, और सरकार कल कानून ले आए तो बरेली में, एटा में, अलीगढ़ में, रामपुर में, हैदराबाद में लोग
सड़क पर उतर आएंगे कि सरकार कौन होती, हमारे आंगन में कितने बच्चे खेलेंगे तय करने वाली। जी हाँ जी जी, देखिए अभी तो पहली बात कि मैं मुस्लिम नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं इस्लाम को काफी पढ़ती रहती हूँ और उसके विषय में बहुत गहन चिंतन करती हूँ। दूसरी बात कि अभी हम बात करते हैं कि जैसे मौलाना साहब बोल रहे थे कि ये धर्म का विषय और धार्मिक विषयों पे फतवा दिया जाता है। मैं पूछती हूँ, क्या सिर्फ कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करने के लिए आप धर्म फॉलो करेंगे? आप धर्म तब फॉलो नहीं करते जबकि धर्म में लिखा हुआ है कि गाना नाचना मना है, एक्टिंग करना मना है, इस प्रकार की चीजें करना मना है। ये सब भी इस्लाम के खिलाफ आता है। आदमियों का जालीदार शर्ट पहनना मना है, ट्रांसपेरेंट शर्ट्स पहनना मना है, जीन्स पहनना मना है, सर पे जालीदार बनियान का तो कितना क्रेज रहा। जालीदार बनियान और चार खाने का तहमत। जब आप जाएंगे गहराई में और जब आप पढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे कि मुसलमान तो सब इस्लामिक जो बातें कह रहे हैं ना, वो कोई भी फॉलो नहीं कर रहा। सिर्फ बतौले मुसलमान बचे हैं, सिर्फ नकली मुसलमान बचे हैं जो अपने धर्म के बिल्कुल विपरीत काम करते हैं। जहां मुनाफिकीन वाली बात होती है, जहां स्वयं का फायदा है, वहां मुनाफिकीनों वाली बातें होती हैं। अरे मोहतरमा, आपको बिल्कुल जानकारी नहीं है इस्लाम की, आपको जानकारी नहीं है। आपने कुरान का हवाला दिया। मैं आपसे कहूंगा कि कुरान की कौन सी आयत में लिखा हुआ है, किस आयत में लिखा हुआ, कुरान शरीफ की किस आयत में लिखा हुआ, वो जरा पढ़ के सुना दीजिए। आपको बिल्कुल जानकारी नहीं है। बिला वजह आप मुसलमानों पर इल्जाम लगा रहे हैं। कुरान पर आपने इल्जाम लगाया। बोलना नहीं चाहता था, मैं आपसे बीच में बोलना नहीं चाहता था, मगर आपने दोबारा फिर कुरान पर इल्जाम लगाया। कुरान की एक आयत पढ़ के सुना दीजिए, किस पारे में लिखा है, किस सूरे में लिखा है, कौन सी आयत है, मैं समझ लूंगा। आप जो है वो इस्लाम की बिल्कुल जानकार नहीं है। आपने इस्लाम नहीं पढ़ा, हदीस नहीं पढ़ी, आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है। आपने जब नहीं पढ़ा है तो मुस्लिम पुरुषों का जीन्स पहनना जायज है? बारे में कुरान की आयत एक पढ़ करके बता दीजिए मुझे। बताइए कुरान की एक आयत पढ़ के बताइए। जिस आयत की बात कर रही है जो कुरान ऐसा कर रहा है, कुरान में ये है। कुरान की एक आयत पढ़ करके मोहतरमा आप बता दीजिए किस सूरे में है, किस पारे में है, कौन सी आयत है, आयत का नंबर भी बता दीजिए। आपको कुछ नहीं मालूम है। जब आपको इस्लाम के बारे में नहीं मालूम है तो आप इस्लाम पर टिप्पणी मत करिए। चीखने से कोई फायदा नहीं है, चीख की आवाज नहीं दबा पाएंगे। मुसलमानों को बदनाम मत करिए। आपको बैठिए, मुसलमानों को बदनाम करने के लिए आपसे पूछ रही हूँ। आप अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो आप लाइट डालिए ना उसके ऊपर। मुसलमानों की बात कर रही है। आप कौन होती है परिभाषित करने वाली नकली मुसलमान? नकली मुसलमान की तारीफ क्या है, क्या परिभाषा है नकली मुसलमान की, और असली मुसलमान की क्या परिभाषा है? आप बताइए तो मैडम, आप मैडम बताइए कुरान की किस आयत में लिखा है, पारे में कौन से में लिखा है, कौन सी आयत है? आपको कुछ नहीं मालूम। आपने कुरान नहीं पढ़ा, आपने हदीस नहीं पढ़ी, फिक्र की कोई किताब आपने नहीं पढ़ी। आप जानते नहीं हैं किसको कहते हैं, इस्लामी फिक्र किसे कहते हैं, उसूल फिक्र किसे कहते हैं, कानून फिक्र किसे कहते हैं। कुरान और वसूल हदीस के वसूल और ज़ाब्ते क्या है आपको बिल्कुल इल्म नहीं है। पैदा करने से रोकना गुनाह है या नहीं है? प्रश्न अभी यही हो रहा है। कुरान मैं आपसे पूछ रही हूँ, कुरान पर इल्जाम लगाने मैं के लिए आपसे प्रश्न कर रही हूँ, आप सच बताएं ना। मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक मिनट, दोनों लोग रुकिए, दोनों मिनटों को रोकूंगा, जिया मंजरी को भी, मौलाना साहब को भी। ठीक है, ठीक है, दोनों लोग रोकूंगा। ठीक है मौलाना साहब, ठीक है, आगे बात। मैं मुन्ना खान साहब चलूं, उससे पहले एक बात जरूर कहूंगा। मैंने तो कुरान नहीं पढ़ी, लेकिन विद्वानों से सुना कि भाई ब्याज खाना अनुचित है। ठीक, बैंक में सबका खाता, सबका बिजनेस चल रहा, ब्याज आ भी रहा, ब्याज दे भी रहे। तो जब वहां बदलाव कर सकते हो तो इसमें भी कर लो। अच्छा हम करें, मान लो, छोड़ो बवाल काटो। मौलाना साहब, मैं तो तुम्हारी भी जय तुम्हारी भी जय वाला आदमी, मैं तो लड़ाई झगड़े में की नहीं रखता, आप जानते। मैं एक मिनट मौलाना साहब, एक मिनट। मान लीजिए ये लिखा कि भाई कृत्रिम साधन आप संतान उत्पत्ति को रोकने के लिए नहीं करेंगे, वो यूज मान लिया। चलो, हम बहस में नहीं पढ़ रहे, लिखा होगा, मैंने पढ़ा नहीं, लेकिन मान लीजिए लिखा होगा। तो एक सर्जिकल साधन है,
झंझट कटे मिटे सब पीरा, हमेशा के लिए झंझट खत्म। क्या समस्या है? क्या उसका तो कोई उल्लेख नहीं है वहां कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? परमानेंट सोल्यूशन है, क्या दिक्कत है? परमानेंट सोल्यूशन है। खैर, मुझे याद है अभी जो जामा मस्जिद के इमाम है ना मौलाना साहब, इनके अब्बा वो इमरजेंसी के दौरान जब प्रचार में निकले तो उनके प्रचार का सारा फोकस नसबंदी पे रहता था, और उन्होंने देश भर के मुसलमानों से कहा कि बगिया में फूल ना खिले, इसकी साजिश कर रही है इंदिरा। क्या बोले? तो बगिया के फूल हैं। अब वो फूल फिर इतने खिल गए, क्या व्यवस्था हो गई। खैर, मुन्ना खान साहब, एनआरसी के साथ है कांग्रेस, स्कूल में रजिस्टर होता है, कार्यालय में रजिस्टर होता है, देश भी एक व्यवस्थित ढंग से चलना चाहिए, एक रजिस्टर हो जाए, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब उसमें दर्ज हो, नहीं, ताकि हमको ये पहचान करने में सुविधा रहे कि कौन बांग्लादेशी है, कौन रोहिंग्या है, कौन बवाली है, कौन कहां से आया है। नहीं, देखिए, एनआरसी कांग्रेस पार्टी आसाम में लाई थी, उसकी कुछ एक वजह थी, लेकिन उसी को दूसरी मंशा के साथ जो भारतीय जनता पार्टी ने लाने का काम किया, जो उसकी मंशा है, ये सवाल इसके मंशे को, सवाल जो देश में बसे हैं, कई पुश्तों से लोग यहाँ हैं, उन पुश्तों में न जाने कई ऐसे लोग थे जो आजादी के टाइम उन्होंने कुर्बानियां दी, वो शहीद हुए। आज उनके बेटे को, आज उनके रिश्तेदार को, आज उनके चचा दामाद को टॉर्चर किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी को। तो ये मंशा ठीक नहीं है। मंशा ये था कि जो बॉर्डर एरिया पे जो कुछ लोग बसे हैं वो चिन्हित किए जाए, ये मंशा से कांग्रेस पार्टी एनआरसी लाई। सपोर्ट सभी दल करते अगर मंशा भारतीय जनता पार्टी की साफ होती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मंशा साफ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की मंशा है किसी एक समुदाय को आप परेशान करो, टॉर्चर करो, सभी हिंदू भाई वोट दे देंगे। ठीक याद रखना, ठीक है मुन्ना खान साहब, ठीक है, रुकना होगा। हिंदू भाई अब तुम्हें चोट देंगे जी, ठीक है, और लठ लेकर के ढूंढ रहे। ठीक है, ठीक है, जो अब तो 4 जून आ ही जाएगा। अरे अब तो भाई 20 दिन बचे, काहे को इतना बड़ा बड़ा बोलो, 20 दिन बचे। ठीक है, रुक जाओ हिंदू मुस्लिम मुन्ना खान साहब, अभी ये रुकना होगा, अभी आपकी आवाज को रुकना होगा, अभी रुक जाइए। प्रमोद जी, मेरा सवाल वही कि इस मसले में जितनी चर्चा परचर्चा होगी उतना ये मसला हाथ से फिसलता जाएगा, समय बीतता जाएगा, फुलवारी फूलती जाएगी, देश की सांसें चोक हो जाएंगी। न जहाज में जगह मिलेगी, न ट्रेन में, न बस में, न सड़क पर, न चौक पे, न चौराहे में, न अस्पताल में, न स्कूल में। प्रमोद जी, इसलिए कृपा करके इस पर चर्चा और परचर्चा और सेमिनार और बौद्धिक चारों चीजों को तत्काल प्रभाव से निषेध करके कानून इंपोज हो जाए। नहीं जी, समय सीमा कितनी उपलब्ध है? नहीं, आप बोलिए। तो मैं जी बोलिए। ठीक, मुन्ना जी बोल रहे थे एनआरसी की मंशा पे इन्होंने प्रश्न उठा दिया। एनआरसी का ड्राफ्ट भी नहीं आया, मंशा इनको पता लग गई। कहां पढ़ा भाई? लेकिन मैं आपकी मंशा बताता हूं। जब आपका प्रधानमंत्री खड़ा होकर के ये कहता है कि देश के सीमित संसाधनों पर अल्पसंख्यक विशेषकर मुस्लिमों का असीमित अधिकार होगा, और ये असीमित वर्ड मैं जोड़ रहा हूं, मंशा ये है, तब तो आपको नहीं है बुरा लगा? कितनी बार आप धर्मनिरपेक्षता के नाम पर और उसकी आड़ पर ये सब करते रहेंगे? बंद कीजिए। अब देश की जनता प्रबुद्ध है, जागृत है, जैसा अमिताभ जी ने अपने ओपनिंग रिमार्क में कहा था कि बहुत हो गया जागरण, तो जागरण तो है, लेकिन अब एक सामाजिक रूप में ये विषय, आपने सही कहा मौलाना साहब ने, ये विषय, और अमिताभ जी ने भी कहा, ये विषय राष्ट्र से जुड़ा हुआ है। जनसंख्या विस्फोट एक भीषण समस्या है, और इसलिए इसको ये वर्ग विशेष से जुड़ा हुआ विषय है खाली, ऐसा नहीं माना जा सकता। ऐसा अब मानने का समय चला गया है। तो इसके लिए ही कानून की व्यवस्था चाहिए, जैसा मैंने अपने वक्तव्य में कहा कि होना चाहिए और होगा।
करेगा कौन? हम ही करेंगे, निसंदेह हमें करेंगे, और हमारे अलावा कोई कर भी नहीं सकता, क्योंकि वो राष्ट्र को समर्पित इच्छा शक्ति अगर किसी दल में है तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे संगठन में है। मैं एकदम अमिताभ जी आ गए, मुन्ना जी बताइए, वो लोग आ जा रहे हैं जो वो देश की जनता देख रही है कि हमें छोड़ करके भाग गए और चौकसी के चौकीदार चापलूसकार, आज उसे देश हित की बात याद आ रही, आज वो देश हित की बात करेंगे? नहीं, देश राष्ट्र हित में बात करने वाले लोग जो 52 साल तक जिसके दफ्तर में झंडा नहीं फहराया गया, वो देश हित की बात करेंगे? जो आजादी में मुखबरी अंग्रेजों की करते थे वो देश हित की बात करेंगे? शर्म आनी चाहिए। कुछ कथनी हो तो बताएं, कुछ करनी हो। मुन्ना खान साहब, ठीक है, समय कम है, प्रमोद मुन्ना खान जी आप चुप हो जाइए। प्रमोद जी लास्ट में अब आपको थोड़ा शर्मिंदा करना चाहिए, जो होना पड़ेगा। मुझे शर्म आती है कि आप जैसा व्यक्ति इतनी बेशर्मी के साथ इतना झूठ और गलत वक्तव्य देता है, तो मुझे शर्म आती है, नंबर 1। नंबर 2, राशन के लिए तो आप, जैसा अमिताभ जी ने कहा, राशन के लिए तो आप कागज दिखाएंगे, मुफ्त की सेवाओं के लिए तो आपको कागज दिखाना है, आपको एनआरसी के लिए कागज नहीं दिखाना है, गुम हो जाएगा। ये है, ये दिखना चाहिए आपको। और इसको लिए आपने 3 तलाक का, हम 3 तलाक का कानून लेकर के आए, आपने स्वागत किया उसका? क्यों नहीं स्वागत किया आपने? लेकिन आपने स्वागत किसका किया? आपने स्वागत उसका किया कि सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया था शाहबानो प्रकरण पर, जब आपके प्रधानमंत्री ने सर्वोच्च न्यायालय का अपमान किया, संविधान को बदलने का जो आरोप आप हमारे पर घूम कर लगाते हैं, और यही कारण है कि लोग आप पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि संविधान को और सर्वोच्च न्यायालय का अपमान करने का जो कुकृत्य आप लोग करते आए हैं और कर रहे हैं, क्या आपने वो देश की जनता समझती है? आपने क्यों संशोधन किया उसमें? आपने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को बदलने का जघन्य अपराध क्यों किया था? आपने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को बदलने का जघन्य अपराध क्यों किया था? देश हित की बात कर रहे हैं, किसानों की आत्महत्या पे हंसने वाले लोग आपको बताते हैं देश हित की बात कर रहे हैं, महिलाओं पे हुए अत्याचार पे हंसने वाले लोग आज देश हित की बात कर रहे हैं। अरे आप अडानी हित की बात करते तो अच्छे लगते, आप अंबानी हित की बात करते तो अच्छे लगते, कलाम जी को आप अडानी अंबानी की बात करो तो अच्छे लगे, देश हित की बात मत करो। एक शब्द भी बोलते हैं, 2024 नहीं है। का जो चुनाव है ये इसी मुद्दे पे गांधी का नाम नहीं लेंगे। जनता पार्टी के शासनकाल में रायबरेली में चुनाव लड़ने गए हैं, कितने काम हुए, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में अडानी अंबानी कर दीजिए, बीच में बहुत बोल रहे हैं। ठीक, रुक जाइए, दोनों लोग रुक जाइए। मुन्ना, प्रमोद जी, समय कम है, मुन्ना खान जी अभी माफी चाहूंगा, प्रमोद भाई माफी चाहूंगा। एक बात मुझे समझ आई, जब सब कह रहे हैं कि जनसंख्या का धर्म से कोई लेना देना नहीं, तो अब जो भी सरकार चुन के आए वो पहली फुर्सत में कानून बना दे। अधिकारियों को बोल दो अभी से कि भाई टाइप करना शुरू कर दो कानून, ताकि देरी नहीं, उधर शपथ लो उधर घोषित करो, बवाल काटो। दूसरी बात, मुन्ना खान साहब ने कि कई बार राजनीतिक लोग हैं वो भटक जाते हैं, कई बार जानबूझ के भटक जाते हैं, कई बार गलती से भटक जाते हैं। मुन्ना खान साहब ने कहा कि जो कुछ लोग हैं जिनके पास कागज नहीं बचे वो आज़ादी की लड़ाई में लड़े। नहीं, समस्या वहाँ नहीं है। आज़ादी की लड़ाई हमने लड़ी 1857 से 1947 तक, 90 साल। तब का बवाल नहीं है मुन्ना खान, ये समझ लो हमेशा के लिए। ये बवाल मालूम कब का है? ये बवाल 71 के बाद का है। क्या हम उनको खोज रहे हैं? और जो अब तक चला आ रहा है, रोहिंग्या मार, जो दुनिया भर का बवाल है, उस पर चिंतन है। 1947 में जो कुर्बानी दे रहा था उसको तो मोहल्ले में मूर्ति लगी है, हिंदू हो चाहे मुसलमान, क्या नहीं लगी है? आइए हम दिखाते हैं, वीर अब्दुल हमीद की मूर्ति लगी है कि नहीं लगी है? लेकिन जो गुड्डू खलीफा रोहिंग्या है उसको तो ढूंढना पड़ेगा ना। नहीं, क्या उसको भी वीर अब्दुल हमीद बता दें? ये नहीं चलेगा ना, ये नहीं चलेगा। कागज तो दिखाना होगा। बिना कागज दिखाए कोई काम देश में नहीं हो रहा, तो देश में रहोगे कैसे बिना कागज दिखाए? अमिताभ अग्निहोत्री को भी दिखाना चाहिए, राहुल गांधी को भी दिखाना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी को भी दिखाना चाहिए, मौलाना साहब को भी दिखाना चाहिए, जिया को भी दिखाना चाहिए। क्या दिक्कत है?
धर्मशाला में भी जाते हो कमरा लेने तो कागज मांगता है ना। आपने देश को धर्मशाला से भी चिरकुट बना दिया। बोले क्यों हमें नाराजगी है? बोले क्यों भैया, क्यों नाराज हो? बोले कागज की बात कर रहे हैं। क्यों? अरे खाला का घर है क्या? बोले आए कुंडी खिड़ गए, बोले मौसी हम आ गए। बोले आओ लाला बैठो पूरी बनाते। नहीं जी, देश है, सुरक्षा का प्रश्न है। अच्छा, इस सिक्के को उछाल के दूसरी तरफ से देख लीजिए मौलाना साहब, देश के हर नागरिक की सुरक्षा के लिए क्या ये जरूरी नहीं है कि उसकी लिस्टिंग हो? नहीं। क्यों नाराज है? मुसलमान अपने ऊपर क्यों ले रहा है? मैं तो कह रहा हूं अमिताभ अग्निहोत्री भी लिखाएंगी, मौलाना साहब भी नाम लिखाएंगे, इसमें समस्या क्या है भाई? वोटर लिस्ट में नाम डलवाते हो कि नहीं? आधार कार्ड में नंबर 1 से भी बनवाते हो, 2 से भी बनवाते हो? ये बोलो हाँ, तो वही नाम लिखाने में क्या समस्या है भैया? अपडेटेड आधार कार्ड अगर कहीं है, बिल्कुल टंच आधार कार्ड, तो वो ऐसी बस्तियों में आपको मिल जाएगा। वहां बिल्कुल आधार कार्ड नया होगा, बिल्कुल लेमिनेटेड। क्या वो आधार कार्ड पहले बनवाते, बाकी काम बाद में करते हैं? क्या जांच पड़ताल नहीं होनी चाहिए? देश मैं इस बहस में नहीं पढ़ रहा। जो बात प्रमोद जी ने कही कि संसाधनों पर पहला हक किसका, यह बयान ही मूर्खतापूर्ण है। संसाधनों पर सबका हक है बराबर, पहला दूसरा क्या होता? लेकिन संसाधन सीमित हैं, जनसंख्या असीमित नहीं झेली जा सकती। ये जान लीजिए, मान लीजिए, जितनी जल्दी जान लेंगे, मान लेंगे, उतना सुखी रहेंगे। मस्जिदों में नमाज पढ़ने की जगह नहीं हो, मंदिरों में भक्तों के जाने के लिए जगह नहीं बचे। कितनी जनसंख्या चाहते हैं हम? एयरपोर्ट चले जाइए तो सब्जी मंडी लगता है, इतनी भीड़, कंधे से कंधा छिल रहा। स्टेशन चले जाइए तो लगता है कि बैतरणी पार करनी है। बस अड्डे चले जाइए तो बवाल, स्कूल चले जाइए तो एडमिशन नहीं, अस्पताल चले जाइए तो दाखिला नहीं। क्या चाहते हैं? देश को क्या बनाना चाहते हैं? हम कह रहे किताब में कुछ लिखा हो, उससे भी मतलब नहीं। देश की किताब में क्या लिखा है, देश उससे चलना चाहिए। मेरी किताब में क्या लिखा और दूसरे की किताब में लिखा है, इससे नहीं। और मैं एक और बड़ी बात कहता हूं पूरे सम्मान के साथ, सारी किताबें मौलाना साहब, सारी किताबें सिर माथे, सारी किताबों का एहतराम सम्मान, लेकिन इस देश में हर किताब से बड़ा है संविधान। उससे बड़ा कोई नहीं। कोई भी धार्मिक किताब अगर संविधान से के विरुद्ध दिखेगी, उसकी कोई हिस्सा, तो देश को चाहिए कि संविधान को प्राथमिकता दे, उस हिस्से को हटा दे। नहीं चल सकता। क्या इस देश की बहुसंख्यक जनसंख्या ने मनुस्मृति को लागू करने के लिए जोर दिया? कभी नहीं ना। आपके लिए शरीयत जो है ना, वही 1000 साल पहले हिंदुओं के लिए मनुस्मृति थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, वो क्या धोखा किया, मैं उस बहस में नहीं जाता, मैं कई बार कह चुका हूं। जवाहरलाल नेहरू हिंदू कोड बिल इसलिए ला पाए क्योंकि हिंदू ने देश के साथ चलने का मन बनाया, और नेहरू से कहा कि ठीक है। लेकिन नेहरू जी ने एक छल किया था। वो छल ये कि उन्होंने जब लोकसभा में इसको पारित कराया मौलाना साहब, तो ये कह के कराया था कि इस बार इसको कर दो, हम बहुत जल्दी सरकार मुस्लिम कोड बिल भी लेके आएगी। लेकिन उसके बाद उनने मुस्लिम कोड बिल की ओर देखा नहीं। क्या? बाद में एक विदेशी पत्रकार को इंटरव्यू देते हुए पंडित जी ने कहा, उसने पूछा कि पंडित जी आपने तो कहा था कि हम मुस्लिम कोड बिल लाएंगे। तो पंडित जी ने कहा कि आपको पता है, अंग्रेजी में उसका हिंदी तर्जुमा बता, कि आपको पता है हमारे यहाँ कितने मुस्लिम हैं? उन लोगों को ये नागवार गुजरेगा, सरकार ऐसी गलती नहीं करेगी। क्यों भाई साहब? हिंदू के लिए आपने कानून बना दिया और डबल मोहर मार के, क्या? और जब आया कि भाई इधर भी बना दो, तो बोले नहीं। सोमवार को शरिया और मंगल को संविधान, ये नहीं चलेगा। या तो टोटल शरिया चले, ये टोटल संविधान चले। ये नहीं चल सकता कि दोपहर 12 बजे तक शरिया से संचालित होंगे और 12 बजे के बाद
शाम तक संविधान से, ऐसा नहीं चलेगा। और जो लोग ये कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है, आजकल एक ये भी शगुफा है कि संविधान ना हो गया गुड्डू की साइकिल है क्योंकि चुरा ले जाएगा। अच्छा, संविधान किसी की जेब की किताब है क्या? खैर, मैं तो एक बात कहता हूं, मुन्ना खान साहब भी उस बात से सहमत होंगे दिल में। जो लोग संविधान के लिए कह रहे कि हमने कफन बांध लिया सिर पे, क्या कुर्बानी दे देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे, संविधान को कुछ नहीं होने, उनको सबको मेरा प्रणाम। ये घोषणा भी कर दें कि जिसको भारत में रहना है उसको संविधान के ही मुताबिक रहना होगा, किसी धार्मिक किताब के मुताबिक नहीं। क्या संविधान में जो लिखा है वही फुल एंड फाइनल है, ये घोषणा भी कर दो। संविधान के सम्मान के लिए आप लोग कुर्बानी देने आए हो। आजकल तो चल ही रहा है कि भाई हम लोग संविधान, अभी मैं राहुल जी का एक वीडियो देख रहा था, उन्होंने कहा मैं संविधान के लिए कुर्बानी भी दे दूंगा। एक गाना आया था जीने तमान की फिल्म में, कुर्बानी कुर्बानी कुर्बानी, तो मुझे लगा वो गाना बज रहा है। खैर, चुनाव है तो मसला ये, तो संविधान में सारी बात मानो ना। क्या कांग्रेस तैयार है ये कहने का कि भाई संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि अनंत के बच्चे इस फुलवारी समझे जाएंगे? क्या व्यवस्था बना दें? नहीं, कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गप्पी नहीं चलेगा। 3 तलाक का विरोध क्यों हुआ था? बोले भाई हमको अनंत पत्नी धारण करने की छूट रहनी चाहिए। क्यों? इसके पीछे की मानसिकता क्या है? आपकी साइकोलॉजी क्या है दोस्त? क्या चाहते हो? मुगले आजम बनना चाहते हो कि एक हाथ में गुलाब का फूल लेकर सूंघते हुए निकलेंगे? जिल्ले इलाही मां बदौलत, एक बीवी, एक 2 बच्चों का खर्चा उठाना मुश्किल, वहां 4 की छूट मांग रहे। सिब्बल जी गए तो थे अदालत लड़ने कि मिलॉर्ड देश में हंगामा हो जाएगा अगर ये ट्रिपल तलाक का कानून पास हो गया। कुछ नहीं हुआ, चुपचाप कानून पारित हो गया। 370 के लिए भी हमने यही सुना था कि भाई 370 पर जनजागरण तक हो सकता है, लेकिन 370 हटेगी तो खून की नदियां बह जाएंगी। अरे कोल्ड ड्रिंक की नदी भी नहीं बही, खून तो छोड़ो। ना गुड्डू आए ना रफीक आए, कोई नहीं बोला, सब अपने अपने काम में मस्त है। कश्मीर भी तरक्की कर रहा है, वहां भी सैलानी जा रहे हैं। कौन आया? हम तो कहते सुनते थे कि अयोध्या में मंदिर नहीं बन सकता, बन गया, रामलला विराजित हो गए। इसलिए जो लोग इस उम्मीद में हैं कि अनंत काल तक जन जागरण होता रहे, और मैं तो एक बात कह के बात समाप्त कर दूंगा, मुसलमानों की तरफ से बात ये आनी चाहिए थी, मौलाना साहब, मेरी छोटी बुद्धि कहती है कि हमारे यहां आबादी बेहिसाब बढ़ रही है, इससे हमारा नुकसान हो रहा है। मुसलमानों को कहना चाहिए था सरकार से कि जल्दी कानून बनाओ, हमारी गुर्बत बढ़ रही है, और हम मांग दूसरी कर रहे हैं। हम कह रहे हमको ज्यादा राशन दो क्योंकि हमारे बच्चे ज्यादा हैं, हमको ज्यादा पैसा दो। नहीं, संसाधन सीमित हैं, संतान भी सीमित होनी चाहिए, और संतान को धर्म से मत जोड़िए। देश के संसाधनों पर ही हर बच्चा जो जन्म लेगा वो जीवित रहेगा। ये देश को तय करने दीजिए कि एक दंपत्ति के कितने बच्चे होने चाहिए। अब वो समय चला गया कि जब भावनात्मक बातें करके हमने देश को इस रास्ते पर लाके डाल दिया कि आज हमारे सामने ऐसी रिपोर्ट आ रही है। जागिए, चेतिए, और धार्मिक लोग धार्मिक कार्यों में अपनी बात कहें, वो ज़्यादा बेहतर है। राज व्यवस्था, राजकाज चुनी हुई सरकार को चलाने दीजिए, उसमें धर्माचार्यों को नहीं पढ़ना चाहिए। और मुझे नहीं लगता जनसंख्या के मामले में किसी बड़े संत ने कोई वक्तव्य जारी किया हो कि अगर जनसंख्या नियंत्रण किया तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। नहीं, उल्टा सब ये कह रहे हैं कि जनसंख्या रोकी जानी चाहिए। वैसा ही व्यवहार बाकी धर्माचार्यों को भी करना चाहिए। धन्यवाद। इंडिया की इस हैबिट का क्या कहना, हमेशा डबल चेक करके सेफ है रहना। इंडिया की डबल चेक करने की इस हैबिट के लिए हम लाए हैं सेफ बैंकिंग, जो रखे आपकी सारी पेमेंट्स डबल सेफ। अब एयरटेल पेमेंट्स बैंक के साथ
मिनटों में अपना अकाउंट ओपन करें तो डेली पेमेंट्स के लिए यूज एयरटेल पेमेंट्स बैंक, द सेफ डिजिटल अकाउंट। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। मान गया बेटा, पर अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। झंझनाहट से जल्द आराम पाएं। सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। Come, my love, please don't say no, baby. Come, my love. वी-गार्ड के एयर कूलर्स एक्स्ट्रा लार्ज कूलिंग पैड्स के साथ जो अच्छे को ठंडा करे। वी-गार्ड एयर कूलर्स, लॉन्ग लास्टिंग कूलिंग। सबसे अच्छी और सबसे खूबसूरत स्थिति वो कि जब देश में मुस्लिम समाज की ओर से ये मांग उठाई जाए कि हम चाहते हैं कि एक कड़ा और बड़ा निर्णायक जनसंख्या कानून आए। बढ़ती हुई आबादी, गरीबी, अशिक्षा, बीमारी, सैकड़ों किस्म की समस्याओं का कारण है। आप उससे मुक्ति चाहते हैं तो मांग करिए कि देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए, क्योंकि जन जागरण से और खुद की समझदारी से अगर जनसंख्या नियंत्रित होती तो भारत में हो गई होती। ये तय हो गया कि जन जागरण से, लोक जागरण से, खुद की समझदारी से जनसंख्या नियंत्रण भारत में नहीं हो सकता। इसलिए एक कानून चाहिए, कड़ा, बड़ा और निर्णायक। नमस्कार। Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबां केसरी।